Students, once again I welcome you all at my channel Enhance Your Different Skills। तो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 1 का पूरा जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपने सॉल्यूशन भी देखा होगा। मैंने चैप्टर 1 का सारा कुछ डाल दिया है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 8 का साइंस का चैप्टर है, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स और फोस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8 के लिए। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ा, सेल के क्या क्या पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ा, उसका फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि हमारा जो बॉडी है वो सेल्स का बना हुआ है और सेल कितना छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। तो उसी से रिलेटेड ये भी चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोगों ने जाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिससे विदाउट माइक्रोस्कोप देखा नहीं जा सके, इतना छोटा होता है। ये जो डॉट मैं डाल रही हूँ उससे भी छोटा होता है, इसलिए इस तरह के ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइक्रो कहते हैं। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा। एंड फ्रेंड्स और फोस यानी फ्रेंड्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हम लोग का फ्रेंड्स भी है एंड दुश्मन भी है, इनेमी भी है। वैसे तो जनरली हम लोग जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग का सिर्फ फोस ही है, दुश्मन ही है, नहीं, मगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए फ्रेंड्स भी है एंड फोस भी है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि हाउ। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। We see a large number of plants and animals around us। हमारे आसपास में बहुत सारे plants and animals देखने को मिलता है, बहुत सारे plants and animals रहते हैं। Besides this, ये सब को छोड़कर ये plants and animals जो हमारे हम लोग इजी वे में आइज से अपने देख सकते हैं, उन सभी को छोड़कर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें वी कांट सी, we cannot see with our unaided eyes। वो उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना, which cannot be seen, उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं अपने खुले आँखों से, unaided eyes से। फिर भी however they can be easily observed through, इसे सिर्फ हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। ये जो डॉट है ना उससे भी छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ। तो ये हमारे आसपास अगर रहेंगे भी तो कहाँ से दिखेगा, इसे हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखते हैं। इसका इतना छोटा सा फिगर जो हमें बड़ा सा दिखता है माइक्रोस्कोप के अंडर। दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर इनविजिबल टू आर नेक्ड आइज बट आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपने नेक्ड आइज यानी खुले आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो इनविजिबल हैं यानी नहीं देख सकते हैं, बट माइक्रोस्कोप के अंडर वो विजिबल है, उसे देख सकते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और देयर स्टडी, उसके स्टडी को क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स वायरस एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी को 5 ग्रुप में बांटा गया है, वायरसेस एंड 4 अदर ग्रुप्स, है ना। Single called organisms like bacteria, yeast, protozoa and algae। देखिए वायरस, बैक्टीरिया, yeast, प्रोटोजोआ एंड algae 5 ग्रुप्स में बांटे गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कुछ जो ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो हार्मफुल है। हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म है उसे फोस कहते हैं यानी दुश्मन। जो हमारे लिए हार्मफुल रहेगा वो क्या है, फोस है, दुश्मन है। और जो हम लोग के लिए यूज़फुल है वो क्या है, फ्रेंड्स है। यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है ना। बैक्टीरिया, पैरामोशियम, यूग्लिना, अमीवा एंड स्पैरोगायरा, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका डिस्कवरी तब तक पॉसिबल नहीं हुआ जब तक कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ। माइक्रोस्कोप जब बना, जब उसका इन्वेंशन हुआ तभी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जान पाए, उसका डिस्कवरी हो पाया। अदरवाइज माइक्रोस्कोप के पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई नहीं जानता था, उसका स्टडी कोई नहीं करता था, है ना। जो फर्स्ट जो पर्सन है कौन है, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक।
ये जो एंटोन वैन ल्यूवेनहुक हैं वही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बैक्टीरिया के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया, माइक्रोस्कोप के हेल्प से बैक्टीरिया के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया कि बैक्टीरिया भी कोई सब्सटेंस, कोई चीज़ है इस अर्थ पे, ऑर्गेनिज्म है जो कि इतना छोटा है जिसे हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। मगर आजकल तो बहुत सारा मॉडर्न माइक्रोस्कोप आ गया है जिसके अंडर बहुत सारे टेक्निक के थ्रू जो है हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में जान पाए हैं। तो सबसे फर्स्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्टेंस में है इसका पता जो है पता कौन ने करवाया था, कौन थे? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने सबसे पहले स्टडी बैक्टीरिया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका स्टडी उन्होंने किया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के उसके बारे में जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, सबसे पहले अर्थ पे कौन आया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आया है ना। सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव एग्जिस्टेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले भी इसका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे पाया गया। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे यही है। दे अफेक्ट अस इन मैनी वेज, ये हम लोगों को हर तरह से अफेक्ट करते हैं। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस तो बहुत ही पॉपुलर है, कोरोना वायरस जो हमारे लाइफ को एकदम तहस नहस कर दिया आजकल, वो भी और कुछ नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दियर सेल स्ट्रक्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। यहाँ पे आपके बुक में 4 ही ग्रुप है, मगर इसके साथ आप वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे, उसको भी इंक्लूड हम लोग इस ग्रुप में करेंगे। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिगर जो है दिया हुआ है। बैक्टीरिया है, फंगी है, इसको फंजाई भी कहते हैं, है ना, प्रोनाउंसिएशन इसका जो है फंजाई भी है। प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ये सब देखिए कितने, इतनी छोटी, माइक्रोस्कोप के अंडर का ये पिक्चर दिया हुआ है आपके बुक में, ये तो इतना छोटा होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वायरस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है वायरसेस आर यूनिक। रियली ये यूनिक होगा नहीं, अभी इसके ये बहुत ही वेल नोन वायरस है कोरोना वायरस, इसको तो अभी तक हम लोग भूले भी नहीं है इसका क्या असर हुआ है, तो यूनिक तो है ही, है ना। ये कैसे कैसे हमारे लाइफ को तहस नहस कर दिया है। ठीक है, तो क्यों यूनिक है तो देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि दे कैन बी एक्सिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यूनिक तो है ही भाई, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह भी बिहेव करता है वायरस और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह भी। जब कोरोना वायरस का जो ये टाइम था उस समय ऐसे भी वायरसेस जो है जब नॉन लिविंग के टच में रहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, ये सब एयर, जैसे उस समय जो हम लोग कोरोना वायरस के समय में क्या था कि नहीं ये चीज़ मत टच करो, दरवाजे को मत टच करो, उसके हैंडल नहीं टच करो। सब्जी आता था मार्केट से तो सब लोग वॉश करते थे, क्यों? क्योंकि ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, उस पर भी वायरस होते थे। और जैसे ही आप जैसे हैंडल को टच किया और उस पर अगर वायरस है तो वो आपके बॉडी में आ गया, एक लिविंग थिंग्स के बॉडी में आप क्या हो, लिविंग थिंग्स, तो आपके बॉडी में आ गया तो वो तुरंत जो है लिविंग बन जाता था, है ना जादू। पहले तो वो नॉन लिविंग के टच में है, जब तक एयर में है, डोर पे है, टेबल पे है, कुर्सी पे है, जहाँ भी है नॉन लिविंग के टच में, तब तक तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जैसे ही कोई लिविंग बॉडी के टच में आता है वायरस, तो वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है, इसलिए इसे यूनिक कहा गया है। देखिए ये दोनों तरह का कैरेक्टर शो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग दोनों तरह के। When they are floating in air, जब वो एयर में होता है, जब डोर पे होता है, जब नॉब्स पे, हैंडल्स पे होता है, तब वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे शुगर और सॉल्ट नॉन लिविंग है, उसी तरह जब तक वो नॉन लिविंग के टच में रहता है वायरस, तो वो नॉन लिविंग है। और इसीलिए इसे स्टोर करके हम लोग जार में रख सकते हैं। फिर भी when they come in contact with suitable plants, animals and bacteria, जैसे वो लिविंग बॉडी के टच में आता है वैसे ही वो कौन सा कैरेक्टर शो करने लगता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह था ना। कि जैसे ही अगर वायरस हमारे अंदर जो है आ गया तो वो लिविंग बन जाता था।
और उसका ग्रोथ भी बहुत ही तेज़ी से क्विकली होने लगता था, मल्टीप्लाई इन सेल, क्विकली ग्रोथ, वो हमारे सेल्स को भी बहुत ही जल्दी अफेक्ट करता था, जिसके कारण कितना प्रॉब्लम हम लोग देख चुके हैं, कितना प्रॉब्लम हुआ। वायरसेस आर देयरफॉर रिगार्डेड एज, इसीलिए इसे बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोला गया है, क्योंकि ये जैसे ही नॉन लिविंग के टच में है तब तो नॉन लिविंग है, जैसे लिविंग बॉडी के टच में है वो लिविंग थिंग्स हो जाता है और एक्टिव हो जाता है और बहुत सारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो इसीलिए वायरस को जो है यूनिक बोला गया। देखिए दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस आर गिवन हियर। देखिए ये कोरोना वायरस है ना, ये हमारे बॉडी पे बहुत ही अटैक करता था, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता था, इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड जो है परेशान रहा। अब तो हो गया कि ये वायरस, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, है ना, कहीं तो डेरा डंडा होगा ना, कहीं तो रहते होंगे ना। तो देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये सभी तरह के इन्वायरमेंट में भाई रह जाते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड वाटर हो या हॉट स्प्रिंग्स हो या ड्राई हो या मर्सी एरिया हो या स्लाइन एरिया। स्लाइन एरिया मतलब नमकीन पानी, जो समुद्री एरिया, उस एरिया में वो सभी जगह आराम से रह लेते हैं भाई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। वो ज़्यादा गर्मी में भी रह लेते, ठंडे में भी रहते, नमक के अंदर भी रह लेते, हर तरह से। मगर उनमें से कुछ को चाहिए ऑक्सीजन उनके ग्रोथ के लिए और कुछ को नहीं भी चाहिए, और कुछ तो मिट्टी के अंदर भी रह लेते हैं, ओशन फ्लोर पे रहते थे, हाई टेम्परेचर, हाई इन द एटमॉस्फेयर के ऊपर भी रहते हैं, इनसाइड द रॉक्स भी रहते हैं, अर्थ क्रस्ट में भी रहते हैं। वो कहीं भी इधर उधर जहाँ देखो चारों तरफ आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, बट वो दिखते नहीं, इतने छोटे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ये हमारे बॉडी के अंदर भी हैं, इसीलिए तो अभी देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि ये हमारे फ्रेंड्स भी हैं एंड इनेमी भी हैं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर भी हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी है, हमारे माउथ, थ्रोट, नोज़, एलिमेंट्री कनाल में हर जगह जो है लार्ज नंबर में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। और ये ऐसा नहीं कि सभी जगह ये हमारे दुश्मन ही है ना, जैसे कोरोना वायरस, नहीं, ये हमारे फ्रेंड्स की तरह भी बिहेव करते हैं, हमारे लिए ये बेनिफिशियल भी है। 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, यानी कि जो इसका कंक्लूजन जो है यही निकला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सभी जगह पाए जाते हैं, वो बट दिखते नहीं है। देखिए डू यू नो में दिया गया कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ एक्सट्रीमोफाइल्स, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कहाँ रह सकते हैं, अपने आप को कहीं भी, जहाँ लोग अपने आप को फैटल्स टू मोस्ट लाइफ फॉर्म, जहाँ लाइफ को पाया भी नहीं जा सकता, वो वहाँ फैटल है, ख़तरनाक है, घातक है वो एरिया, वहाँ भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से रह लेते हैं। कौन? एक्सट्रीमोफाइल्स। हाइपर थर्मोफाइल्स, ये जो है समझ जाइए 80 डिग्री सेल्सियस से 122 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह लेते हैं, इतना में तो आदमी जलकर खाक हो जाएगा हम लोग, है ना। बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर के कितना 100 डिग्री, इसमें बॉयल, और ये इससे भी ऊपर वाले टेम्परेचर में भी आराम से रह लेते हैं, है ना। हाइपोलिथ, ये जो है रॉक्स एंड डेजर्ट में पाए जाते हैं। क्रायोफिल्स, ये जो है 15 डिग्री यानी कोल्ड एरिया में रहते हैं, है ना। पोलर आइस, कोल्ड ओशियन वाटर में भी ये आराम, यानी कहीं भी, है ना, ज़मीन के अंदर हो, अर्थ के नीचे हो, अर्थ के ऊपर हो, दाएं हो, बाएं हो, आप अपने चारों तरफ भी अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मिलियंस ऑफ द माइक्रोस्कोप जो आपको घेरे हुए हैं, कहीं भी आराम से रह लेते, चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, आग हो, पानी हो, कहीं भी। अब तो भाई हम लोग देख लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, उसका तो कहीं भी ये नहीं है, सभी जगह उसका राज है ना। तो अब उसका रोल क्या है हमारे लाइफ में, वो भी देख लेते हैं। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी, इन आवर लाइफ। तो भाई इतना ये पॉपुलर है जो कि सभी जगह अपना अधिकार जमाए हुए है, तो इसका रोल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, और इवन ओवरऑल इन्वायरमेंट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्लास 6-7 में भी पढ़े हैं कि ये डिकम्पोज़र, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज़र है, और ये हम जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करके जो मिनरल साइकिल को मेंटेन करता था, है ना।
They help in the decomposition process and in maintaining the biogeochemical cycle. कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल को ये मेंटेन करके रखता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर का काम करता है ना, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है, मिनरल साइकिल को मेंटेन करके, है ना। हम लोग 6-7 में पढ़े थे। और ये हमारे लिए यूज़फुल है इसलिए ये हमारे अच्छे फ्रेंड हैं, बेनिफिशियल है हमारे लिए, मैनकाइंड के लिए। और कभी कभी हार्मफुल है तो ये हमारे अच्छे दुश्मन भी हैं, है ना। ये हमारे खाने को स्पॉइल कर देते, ख़राब कर देते हैं, जिसके कारण अगर वो खाना खा लेने से हमें डिसीज़ हो सकता है। देखिए ये है कहाँ पे, हमारे बॉडी में ही ना जाने कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रह रहे हैं। देखिए ये हैंड का पोर्शन, इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ सभी दिखाया हुआ है कि कहाँ पे कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के ने कैप्चर अपना अधिकार जमाया हुआ है। इतना छोटा होता है कि मिलियंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के ऊपर पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबिकल पॉपुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। कैसे भाई ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है हमारे अंदर, देखते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस आवर बॉडीज हाउस अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉर्मल कंडीशन अगर है तो हमारे बॉडी के अंदर इसका पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, हाउस बनाकर रखा है हमारे बॉडी को, है ना। लार्ज पॉपुलेशन, दे आर हाउएवर केप्ट इन बैलेंस एंड आर यूजुअली हार्मलेस। ये हमारे अंदर जो है रहता है, मगर ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है बल्कि हमारे लिए हार्मलेस है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस दिस ऑर्गेनिज्म आर इम्पॉर्टेंट फॉर, और ये ऑर्गेनिज्म अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में नहीं रहेंगे तो फिर हमें डिजीज़ हो जाएंगे। वाह भाई, एक तरफ तो कोरोना वायरस से हमें कितना प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ अगर ना हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो भी प्रॉब्लम है। तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाते, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल यू कैन से, बहुत ही इसेंशियल है। हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, समझ जाइए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आवर फ्रेंड्स। हाउ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं भाई। तो देखते हैं कैसे दोस्त हैं, कैसा दोस्त है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंडली टू अस इन मैनी वेज। देखते हैं कौन सा तरीका, कैसे कैसे वो हमारे दोस्त बने हैं भाई, देखते हैं। यूजेज इन फूड, पहले तो खाने की बात आ जाए क्योंकि खाना तो बहुत ज़रूरी है ना लाइफ के लिए। तो देखते हैं कर्ड एंड चीज़ फॉर्मेशन। वाह भाई, ये दही एंड चीज़ बनाने में भी ये हेल्प करता है। कैसे, तो देखते हैं। लैक्टोबैसिलस इज़ अ बैक्टीरिया, ये एक ऐसा लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कर्ड के फॉर्मेशन में, अगर ये लैक्टोबैसिलस अगर बैक्टीरिया ना हो तो कर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी दूध से दही नहीं जमेगा। तो बताइए फिर हम लोग गर्मी के मौसम में दही कैसे खाएंगे, है ना। तो ये तो हमारे लिए है भाई, ये तो हमारा दोस्त है लैक्टोबैसिलस, है ना। एट फेवरेबल टेम्परेचर, और वैसा नहीं कि किसी भी टेम्परेचर पे आप दूध से दही बना सकते हो, है ना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण आपको उसको फेवरेबल टेम्परेचर देना होता है, उसको हल्का सा दूध को वार्म रखना होता है। और फिर क्या होता है, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क। ये जो है ना, जैसे दूध से दही कब बनता है, जब दूध जो है हल्का वार्म होता है, उसमें दही थोड़ा सा डालते हैं। तो हल्का सा जब दही डालते हैं तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो जो बहुत ही तेज़ी से उसका ग्रोथ होने लगता है और दूध को किस में बना देता है, कन्वर्ट कर देता है दही में। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। चीज़ भी उसी तरह बनता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई के हेल्प से ही बनता है, ठीक है। यानी दूध और चीज़ खाना है तो भाई ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं तो फिर दूध और चीज़ नहीं। बच्चों का चीज़ है ना, पिज़्ज़ा में, बर्गर में ये सब यूज़ होता है ना। फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी में भी ये हेल्प करता है भाई, फर्मेंटेशन का प्रोसेस बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। फंजाई लाइक ईस्ट हमारे घरों में भी होता है ना। जब पिज़्ज़ा ये सब बनाना होता है ना,
पिज़्ज़ा या छोले भटूरे के जब भटूरा जिससे बनता है ना, उसके डो में ईस्ट हम लोग डालते हैं। आप अपने घर में मम्मी से पूछना कि क्या वो भी ईस्ट का यूज़ करते हैं। तो ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली, बहुत तेज़ी से ये जो है रिप्रोड्यूस करता है, बढ़ता है, ग्रोथ होता है एंड प्रोड्यूस, और उसका ग्रोथ होता है ना तो एक गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैस क्या करता है कि डो में, अगर सपोज आप भटूरे के डो बना रहे हो, आटा गूंद रहे हो, उसमें अगर ईस्ट आपने डाल दिया तो ईस्ट के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ईस्ट के कारण प्रोड्यूस हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो गैस क्या होता है, वो जो है ट्रैप्ड इन डो के अंदर, यानी कि आटा जो आप लगा रहे हो, गूंद रहे हो, उसके अंदर जो है ट्रैप हो जाता है। और ट्रैप अंदर गैस है तो वो क्या करेगा, पूरा जो है जैसे इडली एंड डोसा का जो बैटर है वो ट्रैप हो जाता है, और जिसके कारण इंक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है ना। और उसके कारण ये फ्लफी हो जाता है एंड सॉफ्ट होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण। ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। यानी कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही तेज़ी से जो है रेपिडली जो है उसका ग्रोथ होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो होता है डो या बैटर को बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बना देता है, उसका वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, और जिसके कारण इडली एंड डोसा वगैरह टेस्टी बनता है। अब बताइए, ये दोस्त है कि दुश्मन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त है। नेक्स्ट क्या यूज़ है भाई, अल्कोहलिक बेवरेज, है ना। Many microorganisms are found in the manufacture of alcohol, wine, acetic acid। ये सब अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड के बनाने में ये माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है हेल्प करते हैं, यूज़ किया जाता है इनका। फंजाई लाइक ईस्ट कन्वर्ट्स नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन सीरियल एंड फ्रूट्स। जो अल्कोहल जो होता है ना, वो कैसे बनता है, तो सीरियल वगैरह में यानी अनाज में जो शुगर होता है उसको जो है अल्कोहल में चेंज कर देता है। कौन? यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन? ईस्ट एंड फंजाई वगैरह जो है उसको जो अनाज में जो शुगर है उसको अल्कोहल में चेंज कर देता है, और यही अल्कोहल जो है यूज़ किया जाता है अल्कोहलिक बेवरेज में, यानी कि वाइन वगैरह बनाने में। एसिटिक एसिड कॉमनली नोन एज विनेगर, हमारे घरों में बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है विनेगर, है ना। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है एंड उसमें वाटर होता है। 70 ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द सिमिलर प्रोसेस। इसी प्रोसेस के द्वारा जो है एसिटिक एसिड भी बनाया जाता है। अब देखिए एक्टिविटी नंबर 1 में क्या कह रहा है कि आपको 5 बीकर्स लेने हैं और सभी का टेम्परेचर अलग अलग है। ए को 40 डिग्री पे, बी को 50, सी को 60 एंड डी को 100, एंड इसको बिलो 5 to 8 डिग्री सेल्सियस रखना है। अब आपको दही बनाना है, दूध से दही बनाना है, तो बताना है कि कौन से टेम्परेचर पे आपका दूध से दही बनेगा। तो जो आप फ्रिज में रखोगे रेफ्रिजरेटर के अंदर, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। 100 डिग्री पे तो बॉयल होने लगेगा, इस पर भी नहीं बनेगा। तो सबसे जो बेटर जो टेम्परेचर है 40 to 50 के बीच में होता है ना। 30, 40, 50 के बीच में। मिल्क क्या होता है, मिल्क का जो टेस्ट होता है स्वीट होता है, क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है लैक्टोज को चेंज कर देता है लैक्टिक एसिड में। हम लोगों ने कर्ड की फॉर्मेशन में इस बैक्टीरिया का जिक्र किया है, लैक्टोबैसिलस, जो कि मिल्क में लैक्टोज को कन्वर्ट किस में कर देता है, लैक्टिक एसिड में। और इसी के कारण मिल्क से कर्ड में ये चेंज होता है। द लॉन्गर यू लीव कर्ड, इसीलिए जो है ना ये जब दूध से दही जम जाता है ना, बन जाता है, तो बहुत तेज़ी से जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, लैक्टोज जो है चेंज होने लगता है लैक्टिक एसिड के में। इसलिए अगर आप उससे बाहर जब कर्ड बन गया उसके बाद भी आप कुछ देर के लिए, लॉन्गर समय के लिए कर्ड को बाहर छोड़ दोगे रूम टेम्परेचर पे, तो बहुत तेज़ी से वो खट्टा हो जाता है, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है और वो खट्टा हो जाता है। एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो है टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसका ग्रोथ फटाफट होता है। इसलिए अगर दही को अगर आप फ्रीज में जमने के बाद ना रखो, उसका टेम्परेचर रिड्यूस ना करो, तो उसका ग्रोथ फास्ट होता है एंड वो खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है सेवेज ट्रीटमेंट। सेवेज ट्रीटमेंट क्या है,
तो ये जो है हमारे घरों से निकले हुए गंदा पानी या वेस्ट मटेरियल या इंडस्ट्री से निकले हुए वेस्ट मटेरियल को ये ट्रीट करता है कुछ बैक्टीरिया, और ये जो सेवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको इन्फ्लुएंट भी करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो है क्या होता है, जो वेस्टेज है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज और सेवेज वेस्टेज जो है वो नदी में जाकर जो है मिक्स हो जाता है, तो वहाँ पे जो डिकम्पोज़र आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं और उसे डिकम्पोज करने लगते हैं। तो नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज़ को इंक्रीज़ करने के प्रोसेस को कहते हैं बायो ऑगमेंटेशन, है ना। इट इज़ द प्रोसेस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड सेवेज। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ, यानी कि हमारे हेल्थ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफ़ेक्ट है, इम्पॉर्टेंस है उसका। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एलिमेंट्री कनाल ऑफ सम एनिमल्स लाइक काउस के एलिमेंट्री कनाल में रहते हैं, जो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जो कि वोवेल मूवमेंट में हेल्प करता है। वोवेल मूवमेंट क्या है? टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी, उस मूवमेंट को कहते हैं वोवेल मूवमेंट, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में भी हेल्प करता है। एंटीबायोटिक्स एक दवा है जिसके प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। तो एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक एक केमिकल है जो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है, यानी रोकता है उसके लाइफ प्रोसेस को अफेक्ट करके, है ना। जैसे कुछ मेडिसिन है, एंटीबायोटिक का नेम यहाँ पे दिया हुआ पेनिसिलिन जो कि फंगस से बनता है, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब कुछ एंटीबायोटिक है जो फंजाई एंड बैक्टीरिया से बनते हैं। तो एंटीबायोटिक दवा जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्थ से ही बनाए जाते हैं। समझिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक दवा बनाने में भी काम आते हैं। अब जो एंटीबायोटिक्स जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है किसके ट्रीटमेंट में? वेरियस माइक्रोबल इन्फेक्शन और डिजीज़ जब हो जाता है, वायरल जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई डिजीज़ लाइक टीवी, कॉलरा, तो ये सब में ये जो एंटीबायोटिक जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हाउएवर एंटीबायोटिक शुड भी, फिर भी जो है एंटीबायोटिक इतना इफ़ेक्टिव होने के बाद भी हमें एंटीबायोटिक तभी लेना चाहिए जब कोई डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब्ड करे, क्वालिफाइड डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब्ड करे, है ना, उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन से, अदरवाइज़ ऐसे नहीं लेना चाहिए। नॉट कंप्लीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में मेक देम इनइफेक्टिव। और सपोज़ किसी डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया 4 दिन का एंटीबायोटिक और उसके जगह पे हम 2 दिन में ही ठीक हो गए तो छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि बाद में जो है इनइफेक्टिव हो जाता है फ्यूचर में। तो इफ़ दे आर टेकन व्हेन नॉट रियली रिक्वायर्ड, और अगर सपोज़ हमें ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक लेने का और हम उसे ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो है जो हमारे बॉडी में यूज़फुल बैक्टीरिया है उसको भी जो है वो मार देता है। मीन्स हमें एंटीबायोटिक जो है डोज के अनुसार ही लेना चाहिए। इसीलिए हमें डॉक्टर जो है बाद में कुछ विटामिन्स एंड कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है यूज़फुल बैक्टीरिया की जो हमारे बॉडी से जो है जो लॉस हुआ है उसको हम लोग रिकवर कर सकें, ठीक है। थर्ड, व्हेन माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस इंटर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, तो दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड सेल। These cells get stimulated to produce antibodies. Antibodies identify and destroy such disease-causing organism, है ना। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लाइक बैक्टीरिया वायरस जब हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो वो जो है कुछ स्पेशल काइंड के ब्लड सेल से रिकॉग्नाइज पहचाने जाते हैं, और ये जो सेल्स हैं स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़, यानी कि हमें डिजीज से लड़ने के लिए जो है क्षमता प्रदान करने वाला एंटीबॉडीज़ जो है बनाने लगते हैं, और जिसके कारण ये एंटीबॉडीज़ जो है आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय सच डिजीजेस कॉजिंग, और जिस ऑर्गेनिज्म से हमें डिजीज़ होता है उससे कैपेसिटी। अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारा जो बॉडी है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमेशा याद रखता है, जिसके कारण अगर हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ हुआ, जैसे कहते थे ना कि कोरोना वायरस अगर किसी को हो जाता है और उसके बाद अगर वो पर्सन ठीक हो गया एंटीबायोटिक खाकर, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने लगता है, और
फिर से सपोज अगर कोरोना वायरस उसे हो जाता था तो एंटीबॉडी जो उस कोरोना वायरस पे अटैक करता था बहुत ही फास्ट। तो उसी तरह जो है अगर हमें कोई डिजीज़ हुआ तो वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस कारण से हमें डिजीज़ हुआ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही जल्दी जो है रिमेंबर कर लिए जाते हैं हमारे ब्लड सेल्स के द्वारा, और जैसे ही वो हमारे बॉडी में इंटर करते हैं फिर से हमें बीमार करने की कोशिश करते हैं, वो गेट रिकॉग्नाइज्ड, उन्हें पहचान लिए जाते हैं और बहुत ही फटाफट उसे डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, है ना, डिस्ट्रॉयड मच फास्टर। और इसी को इम्यूनिटी पावर भी कहते हैं, इम्यूनिटी भी कहते हैं, यानी कि इम्यूनिटी इज़ देयर फॉर द नेचुरल एबिलिटी। ये नेचुरल एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म को जो कि इनबिल्ट होता है मैकेनिज्म टू रेजिस्ट एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कॉज। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो हमारे बॉडी में जो डिजीज़ हुआ उसको रेजिस्ट करते, उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी को ही इम्यूनिटी कहते हैं। अब जो इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन, हमारे बॉडी के अंदर कैसे इम्यूनिटी को इन्हांस किया जाए, बढ़ाया जाए, तो फर्स्ट है वैक्सीनेशन के थ्रू। वैक्सीनेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे टू बिल्ड इम्यूनिटी। हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे मेन तरीका जो वैक्सीनेशन है, जो बहुत ही आजकल फेमस था कोरोना वायरस के समय। वैक्सीन क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है इम्यूनिटी टू अ डिजीज़ बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। जब वैक्सीन हम लोग लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है बहुत ही तेज़ी से। वैक्सीन्स आर सस्पेंशन ऑफ किल्ड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वैक्सीन क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है या फिर वीकेंड कर, यानी कि कमज़ोर बना देता है, जिसके कारण वो जो है हमारे बॉडी पे असर नहीं कर पाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पाता है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन इज़ बाय इनोक्यूलेशन। हाइवर सम वैक्सीन आर गिवन। बहुत ही मोस्ट कॉमन तरीका जो है वैक्सीन बाय इनोकुलेशन, इंजेक्शन के थ्रू, मगर ओरली भी इसे, जैसे पोलियो ड्रॉप जो है वो ओरली यानी मुंह के द्वारा भी लिया जाता है। देखिए डू यू नो में दिया हुआ है कि एक इंग्लिश डॉक्टर जो है एडवर्ड जेनर जो है, उन्होंने जो है वैक्सीनेशन का इनोवेशन किया था। उन्होंने ही फर्स्ट टाइम जो है कॉपॉक्स जो है वैक्सीन बनाया था, जो स्मॉल पॉक्स पे बहुत ही ज़्यादा असरदार था 1796 में। उस समय जो है स्मॉल पॉक्स जो है कोरोना वायरस की तरह बहुत ही ज़्यादा लाइलाज था, मगर जो है वैक्सीन निकलने के बाद जो है पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट आज हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू दैट इंग्लिश डॉक्टर हु हैज़ इन्वेंटेड वैक्सीन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे एग्रीकल्चर में भी बहुत ही हेल्पफुल हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म यानी कि उसके सॉल्ट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में 78% जो नाइट्रोजन है वो प्लांट डायरेक्ट जो है नहीं यूज़ कर पाते हैं। 78% नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्ट जो है, समझिए 78% होने के बाद भी प्लांट जो उसे ले नहीं सकता। जैसे हम लोग डायरेक्ट चावल और गेहूं को नहीं खा सकते, उसको कुक करने के बाद ही खा सकते हैं, उसी तरह जब तक ये नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म यानी सॉल्ट की फॉर्म में ना हो जाए वो नाइट्रोजन जो है प्लांट के लिए यूजलेस है। तो वही जो है कुछ बैक्टीरिया और एल्गी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो है इस नाइट्रोजन को उसके सॉल्ट फॉर्म जो कि प्लांट्स फिर इजी वे में उसे यूज़ करते हैं उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो देखिए है ना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना यूज़फुल है ना। दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, इसलिए इसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, जैसे एग्जांपल है राइजोबियम, ये बहुत ही ज़्यादा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है। राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहता है, और राइजोबियम जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके सॉल्ट में चेंज करके लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हेल्प करता है। और इनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन कंपाउंड, इस तरह से नाइट्रेट के फॉर्म में जब सॉइल में मिक्स हो जाता है तो सॉइल के अंदर जो है नाइट्रोजन कंपाउंड को एनरिच कर देता है ना। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि डू द सेम इन द राइस फील्ड, राइस के फील्ड में भी कुछ बैक्टीरिया है जो इसी तरह का काम करते हैं और सॉइल को
एनरिच कर देते हैं इन द विद नाइट्रोजन कंपाउंड। यहाँ देखिए डू यू नो में दिया हुआ है कि कुछ प्रोबायोटिक जो होते हैं डिजीज़ को ट्रीट करने में, प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है इजेशन ऑफ प्रोबायोटिक। जब प्रोबायोटिक हम लोग लेते हैं तो वो जो है डायरिया को ठीक कर देते हैं, फिर जाके और भी बहुत सारे डिजीज़ में जो है वो ठीक करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ इन एनर्जी फ्यूल प्रोडक्शन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फ्यूल प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड प्रोड्यूस मीथेन इन द बायोगैस रिएक्टर, है ना, ये इथेनॉल के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कुछ ये इथेनॉल एंड मीथेन जो है वो फ्यूल की तरह यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने में कैसे हेल्प करता है। जब कोई प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्राई हो जाते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी जो होता है रहता है, ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में स्टोर रहता है। तो फिर क्या करता है, डिकम्पोजर जो है उसको, उस ऑर्गेनिक मैटर्स को जो उस डेड एनिमल्स एंड प्लांट के अंदर है ऑर्गेनिक मैटर, उसको चेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स में। और डिकम्पोजर जो है डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स को डिकम्पोज करके उसके न्यूट्रिएंट्स को उस मिनरल में चेंज करके सॉइल में मिक्स करने में हेल्प करता है। दिस न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉइल। वो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, एनिमल्स एंड प्लांट डेड हो जाते, उतने बड़े बड़े एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, उसको डिकम्पोज करके यानी पाउडर की तरफ पाउडर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और वो पाउडर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, और वो न्यूट्रिएंट जब पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं तो वो मिट्टी में फिर मिक्सअप ईजिली हो जाते हैं। तो वो सारा न्यूट्रिएंट्स फिर कहाँ चला जाता है, वो मिट्टी में चला जाता है। नाउ इट्स क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा फो यानी दुश्मन कैसे है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। तो आई होप कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त कैसे हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक तो करें ही, शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।